नमस्कार। स्कूल की किताबों में हम सब ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को जरूर पढ़ा है। पर क्या वो सिर्फ एक चैप्टर था जिसे रटकर एग्जाम में लिख दिया, या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ? तो चलिए, आज इस प्रस्तावना को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि इसे महसूस करते हैं, इसे जीते हैं, इसकी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो खून, पसीने और अनगिनत बलिदानों से लिखी गई है। लेकिन हाँ, ये सवाल मन में आता है। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रस्तावना में लिखे ये बड़े बड़े भारी भरकम शब्द और आज की जो हकीकत है उसमें कोई मेल ही नहीं है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, क्या ये सब सिर्फ किताबी बातें बनकर रह गई हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर हम इसे सिर्फ एक चैप्टर समझेंगे तो ये हमेशा खोखला ही लगेगा। पर ये चैप्टर है ही नहीं, ये तो एक वसीयत है। उन लाखों लोगों की वसीयत जिन्होंने अपनी जान सिर्फ इसलिए दे दी ताकि हम एक आज़ाद भारत में सांस ले सके। तो चलिए, आज कोशिश करते हैं इन शब्दों में फिर से जान डालने की। कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ 3 शब्दों से, हम भारत के लोग। सुनने में बहुत आसान लगते हैं ना, पर इन 3 शब्दों ने सदियों की गुलामी का इतिहास पलट कर रख दिया। हजारों साल तक हम पर राजाओं ने, सुल्तानों ने और फिर अंग्रेजों ने हुकूमत की। सत्ता हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती थी। लेकिन फिर हमने ऐलान किया कि इस देश की असली मालिक कोई राजा या कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि यहाँ के आम लोग हैं। ये संविधान हमने खुद को दिया है। इसी को कहते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी। और जब हम कहते हैं लोग, तो जहन में मातंगिनी हाजरा जैसी वीरांगनाओं की तस्वीर उभरनी चाहिए। सोचिए, 72 साल की एक बुजुर्ग महिला भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा थामे जुलूस के सबसे आगे चल रही थीं। गोलियां लगीं, पर तिरंगा जमीन पर गिरने नहीं दिया। गिरते गिरते भी उनके लबों पर वंदे मातरम था। हमारी ये प्रस्तावना ऐसे ही अनगिनत बलिदानों की स्याही से लिखी गई है। तो हम भारत के लोगों ने मिलकर ये तय तो कर लिया कि हम ही मालिक हैं। पर सवाल था कि हमारा देश आखिर होगा कैसा, इसका चरित्र क्या होगा, इसकी पहचान क्या होगी। और इस पहचान को 5 मजबूत स्तंभों पर खड़ा किया गया। और ये 5 स्तंभ हैं: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और हाँ, इनका जो ये क्रम है ना, SSSDR, ये बहुत मायने रखता है। ये असल में एक राष्ट्र के बनने की पूरी प्रक्रिया को दिखाता है। देखिए, सबसे पहले तो एक देश का आज़ाद होना जरूरी है। तो पहला स्तंभ है सॉवरेन यानी संप्रभु। इसका मतलब एकदम सीधा है, भारत अब किसी का गुलाम नहीं है। हम अपने घर के मामले हों या दुनिया के साथ रिश्ते, अपने फैसले अब हम खुद लेंगे। किसी भी बाहरी शक्ति का हम पर कोई जोर नहीं चलेगा। अच्छा, आज़ादी तो मिल गई, पर अब देश चलेगा कैसे? तब हमने चुना समाजवाद का रास्ता। लेकिन रुकिए, ये रूस या चीन वाला कम्युनिज्म नहीं है जहां सब कुछ सरकार का होता है। हमारा समाजवाद है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसका झुकाव गांधीवादी विचारों की तरफ है। इसका एक ही लक्ष्य है, गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को मिटाना। इसीलिए भारत में एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। भारत जैसा देश, जहां इतने सारे धर्म हैं, इतनी आस्थाएं हैं, यहां एकता कैसे बनी रहेगी? इसका जवाब है हमारा तीसरा स्तंभ, पंथनिरपेक्षता यानी सेक्युलर होना। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये है कि राज्य का अपना कोई एक मजहब नहीं होगा। उसकी नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और सबको बराबर सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। ये सर्वधर्म समभाव का हमारा हजारों साल पुराना आदर्श ही है। यहां एक दिलचस्प बात बताता हूं। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द शुरू से प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इसी संशोधन से अखंडता यानी इंटेग्रिटी शब्द भी जुड़ा। और ये पहली और आज तक की आखिरी बार था जब हमारी प्रस्तावना में कोई बदलाव किया गया। अब आते हैं हमारी पहचान के आखिरी 2 स्तंभों पर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक का मतलब है कि सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाएगी। हम अपना नेता वोट देकर चुनेंगे। और गणराज्य यानी रिपब्लिक का मतलब है कि देश का सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्रपति का पद किसी एक खानदान की जागीर नहीं होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। देश का कोई भी नागरिक अपनी काबिलियत से उस पद तक पहुंच सकता है। तो ये तो हुई भारत की पहचान कि हमारा देश कैसा होगा। पर इस देश को बनाने का मकसद क्या था? हमारे संविधान निर्माताओं ने हर एक भारतीय नागरिक से क्या वादा किया था? इसका जवाब मिलता है प्रस्तावना में दिए गए 4 पवित्र वादों में। ये 4 महान वादे हैं: न्याय, स्वतंत्रता,
समता और बंधुता। चलिए एक एक करके इनके गहरे मतलब को समझते हैं। पहला वादा है न्याय का, और ये सिर्फ अदालतों वाला न्याय नहीं है, ये 3 स्तरों पर है। सामाजिक न्याय, यानी किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। आर्थिक न्याय, यानी सबको अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का बराबर मौका मिले। और राजनीतिक न्याय, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट देने और चुनाव में खड़े होने का हक हो। दूसरा वादा है स्वतंत्रता का, अपने विचार रखने की आज़ादी, कुछ भी बोलने की आज़ादी, किसी भी ईश्वर को मानने या ना मानने की आज़ादी। जैसा भगत सिंह ने कहा था, वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं। ये वही आज़ादी है। पर हाँ, ये आज़ादी असीमित नहीं है, ये देश की सुरक्षा और एकता की सीमाओं में बंधी है। तीसरा वादा है समता, यानी समानता का। कानून की नज़र में सब बराबर हैं और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। और चौथा वादा है बंधुता का, भाईचारे का, कि हम सब एक दूसरे को एक परिवार की तरह माने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत खूबसूरती से कहा था कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये एक त्रिमूर्ति की तरह है। इन्हें एक दूसरे से अलग कर देंगे तो लोकतंत्र का मकसद ही खत्म हो जाएगा। हमने प्रस्तावना के इन खूबसूरत शब्दों को तो समझ लिया, पर फिर एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हुआ। क्या ये प्रस्तावना असल में संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? इस एक सवाल पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सालों तक बहस चली। ये कहानी किसी रोमांचक कोर्टरूम ड्रामा से कम नहीं थी। इस कानूनी कहानी में 3 सबसे बड़े मोड़ आए। 1960 का बेरुबारी यूनियन केस, 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, और फिर 1994 का SR बॉम्बई केस। आप जरा इस टेबल को देखिए। 1960 में बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन ठीक 13 साल बाद 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पूरी तरह से पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है। इतना ही नहीं, इसी केशवानंद भारती केस ने हमें संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, प्रस्तावना में भी, लेकिन वो संविधान की आत्मा को, यानी इसके मूल सिद्धांतों को नहीं बदल सकती। और ये सिद्धांत हमारे संविधान का एक तरह से रक्षा कवच बन गया। और इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद 1976 में प्रस्तावना में वो एकमात्र संशोधन किया गया था जिसने समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द इसमें जोड़े, सिर्फ एक बार। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या प्रस्तावना के ये शब्द सच में खोखले हैं? नहीं, अब हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये वो मशाल है जिसे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून से जलाकर हमें सौंपा है। ये कोई बेजान दस्तावेज नहीं, ये एक जिंदा वादा है। और इस वादे को, इस मशाल को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अब हमारी पीढ़ी की है। ये मशाल अब हमारे हाथों में है। सवाल बस इतना है कि हम इसकी लौ को जिंदा कैसे रखेंगे।